requirement. Is it clear? समझ में आया? चलिए, now we'll discuss some questions on the transformer. ट्रांसफॉर्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो हम डिस्कस कर लेते हैं. पहला क्वेश्चन है 55 किलोवोल्ट एम्पियर ट्रांसफॉर्मर has a 500 turns on the primary and the 50 turns on the secondary winding. यानी NP आपको दिया हुआ है 500, NS दिया हुआ है 50. The primary is connected to 3000 volt. EP is equals to 3000 volt and 50 hertz supply. Find the full load, primary and secondary current. यानी IP और IS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सेकेंडरी EMF कैलकुलेट करना है, यानी ES कैलकुलेट करना है. एंड मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर. ठीक है, वो कैलकुलेट करना. मैक्सिमम फ्लक्स इन द कोर, ये कैलकुलेट करना. कोर में कितना मैक्सिमम फ्लक्स है, ये कैलकुलेट करना. तो देखिए ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP इज इक्वल टू IP अपॉन IS. ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है जो हमने डिस्कस किया था. तो आपके पास पहले हम ये रेशियो का ये वाला सेक्शन यूज कर लेते हैं. तो ES EP की वैल्यू है 3000, NS 50, NP है 500. ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 5 से ये 5 कैंसिल. तो ES की वैल्यू हो गई 300 वोल्ट. कितनी हो गई? 300 वोल्ट. ठीक है. अब IP और IS की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? पावर, इनपुट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर. बट इनपुट पावर आउटपुट पावर भी दे. ओके, आपको यहां पावर दिया हुआ है. पावर क्या दिया हुआ है? 25 किलो वोल्ट एम्पियर. आपको पावर क्या दिया हुआ है? 25 किलो वोल्ट एम्पियर. यानी आपको क्या दिया हुआ है? 25,000 वॉट ये पावर दे रखी है. कितनी दे रखी है? 25,000 पावर दे रखी है. तो देखिए ES इंटू IS, EP इंटू IP इज इक्वल टू P. पावर हो गई. तो ES की वैल्यू हमें अभी हमने कैलकुलेट करी 300 इंटू IS इज इक्वल टू P. एक फॉर्मूला ये हो जाएगा. 3000 इंटू IP इज इक्वल टू P. एक फॉर्मूला ये हो जाएगा. तो IS की वैल्यू हो गई 25,000 डिवाइड बाय 300. तो हो गया 250 बाय 3 एम्पियर. ये IS की वैल्यू हो गई. क्या हो गई? IS की वैल्यू 250 बाय 3. और IP की वैल्यू क्या हो जाएगी? IP की वैल्यू हो जाएगी 25,000 डिवाइड बाय 3000. 25 बाय 3 एम्पियर. कितनी हो जाएगी? 25 बाय 3 एम्पियर. तो IS की वैल्यू हो गई 250 बाय 3 एम्पियर और IP की वैल्यू हो गई 25 बाय 3 एम्पियर. अब आता है फ्लक्स. फ्लक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ जी, कौन बताएगा फ्लक्स? देखिए ES इज इक्वल टू NS d∅ by dt. ठीक
ठीक है, या फिर EP इज इक्वल टू माइनस MP d5/dt। ठीक है, तो ES इज इक्वल टू माइनस NS, माइनस साइन नहीं ले रहे, इंटू NS 5/t। ठीक है, और 5 की वैल्यू हो गई ES इंटू T बाय NS। अब T की वैल्यू क्या है? T इज इक्वल टू 1/f। फ्रीक्वेंसी कितनी है? 50 हर्ट्ज, तो T की वैल्यू हो गई 1/50। तो और ES की वैल्यू है 300 वोल्ट, और NS की वैल्यू है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 50। कितने हैं? तो 300 इंटू 1/50 इंटू 50, तो हो गया 6/50 वेबर। कितना हो गया? 6/50 वेबर। Is it clear? That will be the maximum flux in the core. Any doubt? Next question देखिए, calculate the maximum current that could flow in the circuit connected to the secondary coil if the transformer is 90% efficient but produces the same EMF across the secondary coil as the ideal one. एक सेकंड, क्वेश्चन मैंने आधा पढ़ा, सॉरी, ऊपर वाला पार्ट नहीं पढ़ा। देखिए क्वेश्चन है, और स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर हैज अ 1000 टर्न्स on its secondary coil and 10 turns on its primary coil. NP है 10 turns, NS है 1000 turns. Alternating current of 5 ampere flow in the primary coil. IP की वैल्यू है 5 ampere. The power input to the transformer, the induced EMF in the secondary coil. इनपुट पावर कितनी होगी, और दूसरा है ES की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, कैलकुलेट द मैक्सिमम करंट दैट कुड फ्लो इन द सर्किट कनेक्टेड टू द सेकेंडरी कॉइल इफ द ट्रांसफॉर्मर इज 90% एफिशिएंट बट द प्रोड्यूसेस द सेम EMF अक्रॉस द सेकेंडरी कॉइल एज द आइडियल वन। मतलब वो उतना ही सेकेंडरी EMF प्रोड्यूस कर रहा है जितना आइडियल केस में कर रहा है। आइडियल केस मतलब ये पहला वाला केस। तो देखिए इनपुट पावर क्या होगी, PI इज इक्वल टू EP इंटू IP। ठीक है, अब हम ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो यूज कर रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो क्या होगा, देखिए ES upon EP is equals to NS upon NP। ठीक है, और that is equals to IP upon IS। हमारे पास IP दिया हुआ है, NS NP दिया हुआ है, उससे IS आ जाएगा। पहले ये वाला रेशियो यूज करते हैं। क्या आया, NS की वैल्यू है 1000, NP की वैल्यू 10 इज इक्वल टू IP 5, IS कैलकुलेट करना है, तो IS की वैल्यू हो गई 20 एम्पीयर। क्या हो गई? 20 एम्पीयर। ठीक है,
यहाँ एक और वोल्टेज ईपी दिया हुआ होना चाहिए, ईपी बिना तो होगा नहीं, क्योंकि आईएस आ गया 20 एम्पियर, ना तो ईएस दिया हुआ है ना तो ईपी दिया हुआ है। इनपुट पावर दिया हुआ है कि स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर हैज 1000 टर्न ऑन इन सेकेंडरी कॉइल, 10 टर्न ऑन इन प्राइमरी कॉइल, अल्टरनेटिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन में ईपी दिया हुआ नहीं है तो ईपी हम अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेते हैं, ले लेते हैं। ईपी की वैल्यू ले ली सपोज 10 वोल्ट, क्योंकि ईपी बिना होगा नहीं, क्योंकि ईपी और ईएस दोनों ही अननोन है। तो ईपी ईएस दोनों ही अननोन है तो इनपुट पावर निकलेगा नहीं। ठीक है, तो अब ईपी की वैल्यू आपको 10 वोल्ट दी हुई है, तो 10 इंटू आईपी है 5, तो 10 इंटू 5 ये हो गया 50 वॉट। इनपुट पावर हो जाएगा 50 वॉट। अब ES कैलकुलेट करना है तो ES अपॉन EP इज इक्वल टू NS अपॉन NP। तो क्या हो जाएगा, ES EP है 10, ES अननोन है, NS है 1000, NP है 10। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, ES की वैल्यू हो जाएगी 1000 वोल्ट। ES की वैल्यू क्या हो जाएगी 1000 वोल्ट। ठीक है, इज इट क्लियर? अब यदि वो बोल रहा है कि सेकंड पार्ट क्या है कि यदि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी क्या हो 90% हो तो सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना होगा यदि इफ इट प्रोड्यूसेस द सेम ईएमएफ अक्रॉस द सेकेंडरी। नाउ आपकी पावर क्या है 0.9% ऑफ इनिशियल वन। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो P डैश को क्या लिख देंगे ES इंटू IS डैश इज इक्वल टू 0.9 इंटू ES इंटू IS। देखिए उसने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एफिशिएंसी 90% है। यदि ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी 90% हो जाए तो उस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी कॉइल में कितना करंट होगा। यदि आपका सेकेंडरी वोल्टेज जो है वो प्रीवियस केस में और अब वाले केस में दोनों में सेम है, तो ये पावर नई पावर है, दैट विल बी द 0.9 ऑफ द आइडियल वन पावर। अब आइडियल वन पावर होता है ES इंटू IS, और अब की जो पावर है वो हो जाएगी ES इंटू IS डैश, क्योंकि मैं सेकेंडरी कॉइल के अंदर जो करंट की नई वैल्यू है वो निकालनी है। तो देखिए ये ES से ये ES कैंसिल हो गया, IS डैश क्या हो जाएगा that is 0.9 into IS। तो IS की वैल्यू हमने कैलकुलेट नहीं करी थी तो मैं बता देता हूं, NP NS अपॉन NP is equals to ES अपॉन IS अपॉन IP। 1000 अपॉन 10 is equals to IS अपॉन IP की वैल्यू थी 5, तो IS की वैल्यू थी 500 एम्पियर। कितनी थी 500 एम्पियर। ये एक से उल्टा है, IP अपॉन IS होता है। हाँ, IP IS की वैल्यू है ये 5, IS की वैल्यू हो जाएगी 20 एम्पियर। तो IS डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.9 इंटू 20, कितना हो गया 18 एम्पियर। कितना हो जाएगा 18 एम्पियर। Is it clear? Confirm? Yes, sir. So ये आपका ट्रांसफार्मर का पोर्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब एक टॉपिक बाकी है LC ऑसिलेशन, छोटा सा टॉपिक है, थ्योरेटिकल है, कल वो मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है।
चलिए ओके बाय। ये जो कर्व ए जो बचा हमारा, ये कर्व ए जो है वो पावर का रहेगा, क्योंकि पावर की फ्रीक्वेंसी हमेशा वोल्टेज और करंट की फ्रीक्वेंसी से डबल होती है। क्या होती है? डबल रहती है। ठीक है, तो ये देखिए कर्व ए जो है आधे साइकिल के अंदर एक ऑसिलेशन किया, फिर आधे साइकिल में एक और ऑसिलेशन किया, तो एक कंप्लीट साइकिल के अंदर उसने 2 बार ऑसिलेशन किए, 2 ऑसिलेशन किए, तो फ्रीक्वेंसी उसकी डबल हो गई। तो कर्व ए जो है वो पावर को रिप्रेजेंट करेगा, कर्व बी जो है वो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, और कर्व सी जो है वो करंट को रिप्रेजेंट करेगा। कर्व सी जो है वो कोसाइन कर्व है, और कर्व बी जो है वो साइन कर्व है। तो यहाँ आपकी करंट जो है वो वोल्टेज को लीड कर रही है। ठीक है, और करंट जब लीड करती है π/2 से, तो ये जो डिवाइस होगा, ये डिवाइस कौन सा हो जाएगा? कैपेसिटर। क्या हो जाएगा? कैपेसिटर। इज इट क्लियर? आया समझ में बेटा? मतलब सर थोड़ा बहुत क्यों आया? सर करंट कोसाइन क्यों होती है? उसका भी, उसकी वैल्यू भी तो आई नॉट साइन ओमेगा टी होती है। नहीं, देखिए हमने करंट जब रेजिस्टर के अंदर पढ़ा तो I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा। ठीक है, ये R के अक्रॉस, L के अक्रॉस I क्या होता है? I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये क्या होता है? माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये इंडक्टर के अक्रॉस करंट की वैल्यू होती है, और I इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस π/2, दैट इज इक्वल्स टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी। ये होती है कैपेसिटर के अक्रॉस। तो कोसाइन कर्व है, मतलब वो हो जाएगा करंट। ठीक है, और वो करंट किसकी होगी? या तो L की होगी या फिर C की होगी। L की है तो कोसाइन कर्व नेगेटिव डायरेक्शन से शुरू होना चाहिए, और यदि कैपेसिटर है तो कोसाइन कर्व पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू होना चाहिए। तो कोसाइन कर्व क्या हो रहा है? पॉजिटिव डायरेक्शन से शुरू हो रहा है। तो ये जो सर्किट एलिमेंट है वो कौन सा है आपका? कैपेसिटर। आया समझ में बेटा? यस सर। हाँ मान्या बेटा, आया समझ में? अब इसके अंदर और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ डज इट्स एम्पीडेंस वेरी विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी सोर्स। हाउ इट्स एम्पीडेंस वेरी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स। ठीक है, तो ये कैपेसिटर है, तो कैपेसिटर के अंदर इंपीडेंस क्या होता है? इसका इंपीडेंस होता है कैपेसिटर के अंदर XC, दैट इज 1/ωc। तो इंपीडेंस और फ्रीक्वेंसी क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इस तरीके से क्या होगा? इंपीडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा। इज इट क्लियर? यस। आया समझ में? तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, बोर्ड एग्जाम के अंदर। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना रहेगा इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A capacitor C and a variable resistance R and a bulb connected across a series to a AC main in a circuit as shown in a figure। ये कैपेसिटर है, एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और एक बल्ब है।
ये तीनों एक एसी सोर्स के साथ इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड है। Now the bulb glows with some brightness. How will the glow of bulb changes if the dielectric slab is introduced between the plates of capacitor? इस बल्ब की ब्राइटनेस में क्या चेंज आएगा? मैं इस प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस कर दूं। सेकेंड पॉइंट, कीपिंग द रेजिस्टेंस आर टू बी द सेम, आर सेम है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं करना। सेकेंड पॉइंट, हाउ विल बी द ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल बी चेंज इफ द रेजिस्टेंस आर इज इंक्रीज कीपिंग द सेम कैपेसिटेंस। एक बार मैंने इसका कैपेसिटेंस चेंज किया, रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखा। दूसरी बार मैंने कैपेसिटेंस कांस्टेंट रखा, वेरिएबल रेजिस्टर का रेजिस्टेंस इंक्रीज किया, तो इस बल्ब की ब्राइटनेस के अंदर क्या चेंज आएगा? हाँ जी बेटा, क्या सर? ये बल्ब है, इस बल्ब की ब्राइटनेस में क्या चेंज आएगा, इसके ग्लो के अंदर क्या चेंज आएगा यदि मैं इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में यदि डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करूं और ड्यूरिंग दैट टाइम रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। सेकेंड टाइम मैंने कैपेसिटेंस सेम रखा है लेकिन मैंने रेजिस्टेंस बढ़ा दिया है, तो मेरा बल्ब का ग्लो किस अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये आपको बताना है। जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करेंगे तो बल्ब का ग्लो अफेक्ट होगा या नहीं होगा, तो कैसे होगा, और जब आप वेरिएबल रेजिस्टेंस का रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तब बल्ब का ग्लो चेंज होगा या नहीं, वो आपको बताना है। टू मार्कर क्वेश्चन है ये। देखिए सिंपल सा मैं एक लॉजिक आपको पहले बता देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से बताइए। बल्ब की ब्राइटनेस कब बढ़ेगी? जब उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा। देखिए ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी है, ये वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर है, और ये वोल्टेज अक्रॉस बल्ब है। इसकी ब्राइटनेस तभी बढ़ेगी जब इसके अक्रॉस वोल्टेज बढ़ेगा, और इसकी ब्राइटनेस घटेगी जब इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप घटेगा। हाँ आप बताइए। बोलिए बोलिए जल्दी से। सर कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो इम्पीडेंस डिक्रीज होगा, तो करंट इंक्रीज हो जाएगा तो बल्ब भी ब्राइटर लाइट दिखाएगा। ओके ठीक है, ओके गुड। और दूसरे वाले में जब इसका रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? सर तो डिम लाइट शो करेगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो करंट फ्लो नहीं होगा, करंट कम हो जाएगा। कम होगा। ठीक है, अब देखो इसको मैं सही आंसर बताया, मैं भी इसको एक्सप्लेन कर देता हूं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से। ठीक है, देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर क्या है? Q बाय C। ठीक है, अब मैं जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करूंगा तो एज आई इंट्रोड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, its capacitance increases. As its capacitance increases, voltage drop across capacitor decreases. इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कम हो गया, इसका वोल्टेज ड्रॉप सेम है क्योंकि रेजिस्टेंस सेम है, इसका वोल्टेज ड्रॉप चेंज नहीं हुआ। इसका कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है इसका बढ़ेगा क्योंकि ओवरऑल तो V है। तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बल्ब
आपका बढ़ गया, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बढ़ गया तो उसकी ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या होगी, बढ़ गई। अब सेकंड केस में क्या हुआ, मैंने कैपेसिटेंस सेम रखा है तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर सेम रहेगा सेम। अब मैंने रेजिस्टेंस बढ़ाया तो क्या हुआ, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर बढ़ जाएगा। क्या बढ़ाया, रेजिस्टेंस बढ़ाया सेकंड केस के अंदर, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस आर बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस बी कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी सेम है, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा तो वोल्टेज ड्रॉप घटेगा किसका, इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा। इसका वोल्टेज ड्रॉप बढ़ जाएगा तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब कम हो जाएगी, ब्राइटनेस ऑफ बल्ब क्या हो जाएगी, कम। इज इट क्लियर? यस सर। आया बेटा समझ में मान्या? यस सर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये सब रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हमने काफी कर लिए हैं, थोड़े से रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं तो मैं सोचा ये करवा लेते हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, A lamp is connected in a series with a capacitor. एक लैंप है जिसको हमने सीरीज के अंदर कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया है। Predict your observation for DC and AC connection. What happen in each if the capacitance of capacitor is reduced? एक लैंप है, एक बल्ब है और एक कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है। पहले आपने एसी डीसी सोर्स से कनेक्ट किया, मतलब सिंपल एक बैटरी लगाई है। सेकेंड टाइम आपने क्या किया है, डीसी की बजाय एसी सोर्स कनेक्ट किया। क्या कनेक्ट किया है, एसी सोर्स। तो क्या होगा, क्या आपके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे। और सेकंड केस कि यदि मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू को रिड्यूस करूं तब आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हों। सर एक बार रिपीट करेंगे। ये एक लैंप है, एक बल्ब है, ठीक है, इसके साथ ये एक कैपेसिटर लगा रखा है। पहले इन दोनों को सीरीज में डीसी बैटरी से कनेक्ट किया है, सेकंड केस के अंदर इसको हमने एसी से कनेक्ट किया है। तो व्हाट विल बी द डिफरेंट ऑब्जर्वेशन इन दीज टू केसेस, क्या दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस होंगे वो आपको बताने हैं। सेकंड, मैं यदि कैपेसिटेंस की वैल्यू को कम कर दूं दोनों केसेस के अंदर तो फिर क्या चेंज आएगा वो आपको बताना है। डीसी का जो ऑब्जर्वेशन है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो इंपॉर्टेंट है। मेनली डीसी का ऑब्जर्वेशन आपको डिस्कस करना है। ये बल्ब है, ठीक है, एसी सप्लाई करोगे, ठीक है, एसी सप्लाई कर रहे हो, कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आपका वीसी है, इसके अक्रॉस वोल्टेज वीआर है और इसके अक्रॉस वोल्टेज क्या है, वीसी है और टोटल वी है। अब कंटिन्यूसली करंट सप्लाई हो रही है, टाइम वेरिंग करंट सप्लाई हो रही है, इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ रहा है, तो ये क्या करेगा, बल्ब ग्लो करेगा। अब आपने क्या किया, सी की वैल्यू रिड्यूस करी, तो इसके अक्रॉस देखिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सी क्या होता है, क्यू बाय सी। सी की वैल्यू रिड्यूस करी तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ेगा, तो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस कम होगा तो बल्ब की ब्राइटनेस कम हो जाएगी।
थोड़ा डिम पावर के साथ ग्लो करेगा। लेकिन एसी के बजाय यदि डीसी से कनेक्ट है तो क्या होगा? डीसी में क्या होगा, जब कैपेसिटर के अंदर डीसी सप्लाई होती है, इसमें डीसी सप्लाई होगी, करंट दोनों में सेम सप्लाई होगी, ये बल्ब ग्लो करेगा, करंट सप्लाई होते ही करंट बल्ब ग्लो करेगा। और इस करंट के जब कैपेसिटर के अंदर करंट फ्लो करेगी तो कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा। कैपेसिटर क्या होगा, डीसी बैटरी से करंट कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा, कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, ठीक है। जब तक कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तब तक उसके अंदर करंट फ्लो कर रही है, जब तक चार्ज होता जा रहा है बल्ब ग्लो करेगा। एक बार जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद वो सर्किट से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। करंट ड्रॉ नहीं करेगा तो ये बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। अब मैं सी की वैल्यू को भले रिड्यूस करूं भले इंक्रीज करूं, बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज ये हट जाएगा सर्किट से। जैसे ये सर्किट से हट गया, सीरीज में कोई भी कंपोनेंट खराब हो जाए या रिमूव कर दिया जाए, कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा, आपका बल्ब ग्लो नहीं करेगा। इज इट क्लियर? समझ में आया बेटा? सर डीसी वाला वापस बता देना। देखिए डीसी में क्या होगा, जब डीसी यानी सिंपल बैटरी या सेल लगा रखा है तो बैटरी या सेल इसकी करंट से ये तो ग्लो करेगा बल्ब, और ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होना शुरू करेगा। लेकिन जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, क्या हो गया, वंस द कैपेसिटर इज फुल्ली चार्ज, तो वो करंट कोई भी करंट ड्रॉ नहीं करेगा। करंट ड्रॉ नहीं करेगा मतलब इस तरीके से डिस्कनेक्शन हो गया, वो कनेक्ट है या नहीं हो उससे कोई कंसर्न ही नहीं है। डिस्कनेक्शन हो गया तो अब एक डिवाइस ऐसे कनेक्ट है और एक वायर कनेक्टेड ही नहीं है, तो ये बल्ब भी ग्लो करना बंद कर देगा। भले कैपेसिटर को मैं रिड्यूस करूं, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को रिड्यूस करूं या भले क्या करूं, इंक्रीज करूं। एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया उसके बाद बल्ब ग्लो करना बंद कर देगा। इज इट क्लियर? हाँ सर। आया समझ में? ठीक है। अब पुराने टाइम में क्या होता था, अभी भी जैसे हमारी जो ट्यूबलाइट वगैरह होती है तो उस ट्यूबलाइट के अंदर चॉक कॉइल लगी रहती है। चॉक कॉइल एक तरीके से क्या होता है, आपका इंडक्टर होता है। चॉक कॉइल क्या होती है, इंडक्टर कॉइल। तो उन ट्यूबलाइट्स के अंदर एसी सोर्स के साथ, एसी मेंस के साथ चॉक कॉइल क्यों लगाई जाती है? चॉक कॉइल लगाने का रीजन क्या होता है? कॉइल क्यों लगाया जाता है? चॉक कॉइल का क्या रोल होता है? मैंने जैसा बताया कि चॉक कॉइल आपकी इंडक्टर कॉइल होती है, तो इंडक्टर कॉइल के अक्रॉस जब करंट सप्लाई होती है तो उस करंट के थ्रू कोई भी पावर कंजप्शन नहीं होता है। वो करंट क्या बोली जाती है, वॉटलेस करंट। कैपेसिटर और इंडक्टर के अक्रॉस जो करंट फ्लो करती है वो करंट वॉटलेस करंट बोली जाती है, पावर कंजप्शन नहीं होता है। तो चॉक कॉइल क्या करती है, आपका जो फ्लोरोसेंट ट्यूबलाइट होती है, जो ट्यूब होती है, उस ट्यूब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर देती है। रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द फ्लोरोसेंट ट्यूब। सर वो दिखती कैसी है? अरे नॉर्मल आपकी ट्यूबलाइट, ये ट्यूबलाइट नहीं देखी क्या? पहले क्या होता था, चॉक कॉइल बीच में आती थी, आजकल चॉक कॉइल पीछे की तरफ आती है। पहले क्या होता था, ये ट्यूबलाइट है, ठीक है, बीच में ऐसा बॉक्स होता था छोटा सा और उसके ऊपर ऐसी ट्यूब रहती थी, नहीं देखा? अब ये चॉक कॉइल पीछे की तरफ फिक्स होती है, ये आगे अच्छी नहीं लगती है। तो ये आपका ट्यूब है, इसके पीछे वाला बैक साइड जो खुला रहता है, होलो होता है, उसके अंदर चॉक कॉइल फिक्स कर देता है। तो चॉक कॉइल क्या करती है, आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप को रिड्यूस कर देती है विदाउट वेस्टेज ऑफ पावर। इसलिए हम चॉक कॉइल लगाते हैं। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो ये इस तरीके का क्वेश्चंस है।
नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं कुछ कॉम्पिटिशन्स के क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, ठीक है। कल